हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल नाम का जो टॉपिक है, इसको पूरा फिनिश कर लेंगे। अर्ध आयुकाल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी पूछा जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी पूछा जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इन सबको पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का व्यंजक कंप्लीट करा दिए थे। तो यदि आपने नहीं देखे ना इनको, तो पहले आप इनको देख लो, क्योंकि ये ना चीजें बहुत जरूरी हैं आज के टॉपिक के लिए। ठीक है, तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, यहाँ पर जाइए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको सब मिल जाएंगे, क्योंकि क्रम से पढ़ने का जो मजा होता है वो कुछ मेरे भाई अलग ही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ध आयुकाल, उसके बाद ही हम शून्य और प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले हेडिंग डाली है अर्ध आयुकाल। आप लोग भी अपनी कॉपी पे हेडिंग डालिए अर्ध आयुकाल। ठीक है, अर्ध आयुकाल। ठीक है, अब आपको नाम से समझ में आ रहा है मेरे भाई, अर्ध आयुकाल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाफ, है ना, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इसके नाम से पहले तो मतलब निकालना आपको बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर लिखा है, देखो अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा, आपको पता ही है। आयुकाल, आयुकाल, काल का मतलब क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय। मतलब मेरे भाई ये टोटल अगर हिंदी में इसका मतलब निकालने की बात करें तो इसका मतलब निकल रहा है आधा समय। मतलब जो अर्ध आयुकाल है मेरे भाई, वो आधा समय है। कौन सा समय है, आधा समय है। ठीक है, अब आधा समय है तो यहाँ पर कोई भी काम ना आधा पूर्ण होगा, है ना, 100% कोई काम पूर्ण हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पे बताऊं कि जैसे मैं 10 मग चाय बना रहा हूं मेरे भाई, और ये 10 मग चाय ना मेरे भाई 10 मिनट में बनती है। कितने मिनट में बनती है, 10 मिनट में बनती है 10 मग चाय। अगर मैं कहूं कि आप 10 मग चाय बनाओ और केवल आप 5 मिनट दो, ठीक है, तो क्या 5 मिनट में वो 10 मग्गे चाय बन पाएगी? तो आप बोल दोगे सर नहीं बनेगी। तो मैं बोलूंगा कैसी बनेगी बेटा? तो कहोगे सर आधी बनेगी, मतलब 5 मग्गे बन जाएगी। नहीं सर, आधी चूरी रह जाएगी। सर आधी चूरी रहे मतलब आधी पक जाएगी और आधी नहीं पकेगी, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा, है ना। तो इसी प्रकार से मेरे भाई, क्योंकि मैंने उसमें समय आधा दिया है, तो इसलिए वो चाय बनी है वो आधी चूरी है और आधी नहीं चूरी, मतलब अधचूरी उसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पूरा समय उसको 10 मिनट देता तो वह चाय पूरी बन जाती। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, अगर किसी को हम समय आधा देंगे तो वो वहां पर आधा ही पूरा होगा, आधा पूरा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो मेरे भाई ये आधा ही समय है, और ये आधा समय एक अभिक्रिया के लिए है। ठीक है, ये समय किसके लिए है, अभिक्रिया के लिए है। तो आधा समय है, तो आधा समय वैसे आपको पता ही है, समय को हम किससे व्यक्त करते हैं, समय को हम टी से व्यक्त करते हैं। बट ये समय आधा है, तो आधे के लिए क्या बोलते हैं हम, 1/2। एक में यदि 2 का भाग दे दें तो आधा हो जाता है। मतलब जो अर्ध आयु काल है इसको हम T1/2 से व्यक्त करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है ना। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा पे डायरेक्ट पहुंचते हैं कि ये आधा समय किसके लिए, हमें पता है अभिक्रिया के लिए है। ठीक है, तो मेरे भाई वह समय जिसके अंतर्गत कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी, मतलब आधी मतलब 50% पूर्ण होती है। ठीक है, 50% पूर्ण होती है, उस समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, वह समय जिसके अंतर्गत कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी मतलब 50% पूर्ण होती है, उस समय कोई बोलते हैं मेरे भाई हम अर्ध आयुकाल। और इस अर्ध आयुकाल को मेरे भाई हम T1/2 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, T1/2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखना है मेरे भाई, इसमें जो अभिकारक होता है, ठीक है, इसमें जैसे मान के चलो आपका अभिकारक ए है, आपका क्या है, अभिकारक ए है। अब यदि इसको हमने आधा समय दिया, मतलब यदि हमने इसको T1/2
समय दिया, तो ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता में आधा परिवर्तन होगा, क्योंकि देखो इसको पूरा परिवर्तन होने में मान लेते हैं हम कितना 1 आवर, मतलब 1 घंटा इसके पूरा परिवर्तन होने में लगता है। लेकिन यदि इस अभिकारक को हम केवल 30 मिनट दें, कितना मिनट दें, 30 मिनट दें, तो इस अभिकारक के जो सांद्रण में परिवर्तन होगा वो आधा होगा। कितना होगा, केवल और केवल आधा होगा। तो इसमें एक बात आपको ध्यान ये रखनी होती है कि इसमें जो अर्ध आयु काल है इसमें अभिकारक की सांद्रता होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी बचती है। ठीक है, तो एक नोट लाइन आप लिखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, इसमें अर्ध आयु काल में अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस चीज को आपको नोट करना, लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा अर्ध आयु काल नाम का जो टॉपिक था जो आपका फिनिश हो चुका है मेरे भाई। अब हम शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना करते हैं बड़े मस्त तरीके से। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले हेडिंग रहेगी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना। मेरे भाई ये जो हमारा टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में आता ही रहता है और एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है किस टाइप से आपका आ सकता है एग्जाम में उसको मैं बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन तो आपका यही आ सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ऐसा हो सकता है। वट इसका अगर क्वेश्चन चेंज होके आया तो इसका क्वेश्चन आ सकता है आपका, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब आपका जो अर्ध आयु काल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मतलब जो T1/2 होता है वो प्रारंभिक सांद्रता A की कैसा होता है, समानुपाती। मतलब ये चीज आपको सिद्ध करने आ सकती है। तो दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों को ही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई इसको स्टार्ट करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको अर्ध आयु काल की गणना करना है, तो इसके लिए आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। पिछली वीडियो में सिखाया था मैंने। ठीक है, आप सीख लो कैसे बनाते हैं, बाकी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं और लिख देंगे एक लाइन में, हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं, हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित दर समीकरण है या वेग व्यंजक है वो जानते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्या होता है, ये होता है K बराबर A अपॉन T, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण होता है। चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर 1 कर सकते हो, जहां पर आपका जो K है वो वेग स्थिरांक है, A आपका जो है वो सांद्रता है और T आपका क्या है, समय। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो अर्ध आयु काल की गणना कर रहे हैं। किसकी गणना कर रहे हैं, अर्ध आयु काल की गणना कर रहे हैं। तो आपका जो समीकरण है इसको आपको अर्ध आयु काल के लिए लागू करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे अर्ध, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयु काल के लिए। ठीक है, अब आपको इसको जो आपका समीकरण इसको अर्ध आयु काल के लिए लागू करना है। ठीक है, तो आपको मेरे भाई पता है जो अर्ध आयु काल होता है, इस अर्ध आयु काल में जो समय होता है जो T है ना, वो क्या होता है T1/2, क्योंकि हमें पता है अर्ध आयु काल को T1/2 से व्यक्त करते हैं, तो T की जगह क्या हो जाएगा T1/2 है ना। और एक चीज और मैंने आपको यहाँ पर भी बताई है कि इसमें जो सांद्रता होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो A है वो सांद्रता है, यही प्रारंभिक समझो, यही अंतिम, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, सांद्रण में इसके कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो वही प्रारंभिक होती है और वही अंतिम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका A है ना, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो A का ही आधा, क्योंकि यही प्रारंभिक है और यही अंतिम है, तो जो A है वो क्या हो जाएगा, आधा। मतलब A की जगह आपको A1/2 रखना है। इन दोनों मानों को उठा के रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से इन दोनों वैल्यू को उठा के रखेंगे तो ये हमारा K रहेगा, है ना। A की जगह आपको रखना है A/2, तो ये रख दिया A/2, और T की जगह आपको रखना है T1/2।
2। तो ये आपका T1/2। आई होप कि आपको समझ में इधर तक आ गया होगा मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे मेरे भाई आप क्या कीजिए, जो T1/2 है इसको आप इधर ले जाइए K की जगह पे, और K को आप T1/2 की जगह पे ले आइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका T1/2 बराबर, ठीक है, A/2, और ये आपका आ जाएगा K। समझ में आपको आ रहा है ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। चलो इसके बाद आप देखो मेरे भाई, ए के बटे में क्या है 2, और ऊपर वाला बटे में होता है तो वो बटे कहाँ जाता है, नीचे, तो मतलब ये 2 जाएगा के पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा T1/2 बराबर A/2K, A/2K, क्योंकि 2 के पास चला गया तो आपका जो आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है अर्ध आयुकाल आ चुका है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का यही व्यंजक है, यही आपको करना है। बट आपको देखो एक क्वेश्चन आपका था कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल होता है सांद्रता के कैसा होता है, समानुपाती। तो आपको सांद्रता के समानुपाती बस और सिद्ध इसमें करना है। ठीक है, तो आपको पता है ये अर्ध आयुकाल है, ए आपकी सांद्रता है, और आपका जो 2 और K है वो तो आपका स्थिर राशि है, कोई स्थिरांक है। तो क्या इसको मैं थोड़ा सा दूसरा तरीके से लिख सकता हूँ, देखो कैसा, ये लिखो, देखो ये लिखा है मेरा T1/2, क्या इसको 1/2K डॉट A नहीं लिख सकता, क्योंकि बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब हमें पता है 1/2K, मतलब यहाँ पर अगर हम लिख दें 1/2K की बात करें तो क्या है, आपको पता ही है, सभी को पता है ये स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है, ये स्थिर राशि है। तो यदि मैं इसकी जगह स्थिरांक, ये क्या है, स्थिर राशि है, तो आपको मेरे भाई एक चीज पता है कि जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो एक स्थिरांक लेते हो, है ना। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया A समानुपाती B। अब यदि आप समानुपाती का ये चिन्ह हटाओगे तो एक स्थिरांक यहाँ पर लेते हो जो आपका क्या होता है K, या फिर कोई और भी स्थिरांक आप ले सकते हो। ठीक है, तो क्या मेरे भाई आप स्थिरांक को हटाने पर, देखो इसको हटाने पर ये आ सकता है, तो क्या मेरे भाई इसको हटाने पर वापस से ये चीज नहीं आ सकती, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ना। तो ध्यान रखना कि जब समानुपाती हटाते हैं तो स्थिरांक आता है, तो स्थिरांक को हटाने पर समानुपाती आ सकता है। तो ये आपको पता है स्थिरांक है। यदि इस चीज को हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर एक हमारा आ जाएगा स्थिरांक, क्या आ जाएगा, सॉरी एक हमारा क्या जाएगा, समानुपाती का चिन्ह, क्योंकि स्थिरांक को हटाया तो ये समानुपाती, और ये आपका क्या है, ये, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। इसके अंत में आपको लिखना है, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के कैसा होता है, समानुपाती होता है। दैट इज फाइनल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। आई होप कि तो समझ में तो आपको आ गया होगा, क्योंकि एक एक चीज मैंने स्पष्ट कर दी है, कहीं कोई भी गोल नहीं लिया है मेरे भाई। ठीक है, तो दिल से आप वीडियो को बस लाइक कर दो मेरे भाई, यही मैं बस आपसे चाहता हूं। ठीक है, और बस मेरे साथ बने रहो। अब हम मेरे भाई करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना। भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करने के लिए आपको हेडिंग में जमाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना। ठीक है, और आपको जैसे आपने शून्य में किया था वैसा ही का वैसा आपको प्रथम के लिए करना है। बट जो चीजें आप लोगे यहाँ पर आप प्रथम की लोगे, क्योंकि शून्य में आप शून्य की ले रहे थे तो प्रथम में आप प्रथम की लेने वाले हो। ठीक है, तो प्रथम कोटि के लिए आपको हेडिंग जमा लेना है। अब हम जानते हैं तो अब शून्य के लिए नहीं लेंगे। अब हमारा जो समाकलित दर समीकरण होगा या आपका जो वेग व्यंजक होगा, है ना, वो प्रथम के लिए होगा। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण, ठीक है, या फिर हम दर समीकरण को एक वेग व्यंजक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसका होना चाहिए, आप प्रथम के लिए होना चाहिए। तो प्रथम के लिए भी आपने कल सीख लिया था, निकलवा दिया था, क्या होता है 2.303 अपॉन टी log 10 a/a-x। आपको पता है मेरे भाई ये चीज आपको निकलवा दी गई थी, कल समझा दिया गया था आपको। यही होता है क्या, बिल्कुल आप क्लिक कर लीजिए एक बार, क्योंकि ये चीज ना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना ना आपका आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10, ये बेस पर है 10। ठीक है, a/a-x। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं साइड से बता दे रहा हूँ मेरे भाई, ए जो आपकी है वो सांद्रता है, क्या है, सांद्रता है, और ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है मेरे भाई,
प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। और ये x है, ये भी सांद्रता है, और ये आपकी अंतिम सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है? अंतिम सांद्रता है। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता, x आपकी सांद्रता भी है लेकिन अंतिम सांद्रता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको अर्धायुकाल, जो आपका समीकरण इसको अर्धायुकाल के लिए लागू करना है। तो वही चीज आएगी, जो आपका t होगा वो आपका t 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है कि इसमें अर्धायुकाल जो होता है, इसमें सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी होती है, ठीक है। सांद्रता जो होती है प्रारंभिक की आधी, तो कौन सी सांद्रता प्रारंभिक की आधी होती है? जो अंतिम होती है सांद्रता, वह अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी है ना। तो यहाँ पर अंतिम सांद्रता क्या है? x, और प्रारंभिक सांद्रता क्या है? a, है ना। तो यहाँ पर जो x होगा अंतिम सांद्रता है, जो प्रारंभिक सांद्रता की क्या होगी? आधी, और प्रारंभिक सांद्रता क्या है? a है ना। तो ये जो x है इसका आधा होगा, मतलब a का क्या होगा? आधा। मतलब जो अंतिम सांद्रता है ये प्रारंभिक सांद्रता की आधी, मतलब x की जगह आपको a/2 रखना है। समझ में आपको आ गया मेरे भाई? ठीक है, चलो इन दोनों वैल्यू को उठा के रख दो समीकरण 1 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, रखो k आपका सेम रह जाएगा। ये आपका 2.303 अपॉन t की जगह आपको रखना है t 1/2, तो ये t 1/2 हो चुका है आपका। ये आपका log 10 है ना, a आपका सेम रहेगा, ये नीचे वाला भी a सेम रहेगा, बट x की जगह आपको रखना है a/2। तो ये आपका आ गया a/2। कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप, है ना। आगे बढ़ाते हैं। इसके बटे में आप क्या मान लीजिए मेरे भाई? 1 मान लीजिए, क्योंकि इसके बटे में 2 है तो इसके बटे में आप 1 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। अब हमें क्या करना है? अर्धायुकाल। तो आप क्या कीजिए मेरे भाई, जो t 1/2 है इसको k की जगह पे ले जाओ, k को t 1/2 की जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया t 1/2 बराबर 2.303 अपॉन क्या आ गया? k, क्योंकि इनको एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। ये अपना log 10 सेम रहा। अब यहाँ एलसीएम लो, तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 आ गया। इसको इधर ले जाओ तो 2 एकम 2, तो ये अपना 2a हो जाएगा। इसका इधर, तो ये आपका a अपॉन में, ये तो अपना केवल हमने इसको सॉल्व किया है, बाकी ऊपर का ये सेम चल रहा है, तो ये रहने दो। ओके, चलो आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला है तो थर्ड वाला कहाँ लगाता है? जब ऊपर, तो ये 2 आपका किसके पास जाएगा? a के पास जाएगा। तो ये अपना t 1/2 बराबर 2.303 अपॉन k, ठीक है। ये अपना log 10, ये आपका 2a के पास चला गया तो ये 2a हो गया। 2a में से a के घट जाएगा तो a के बचेगा, एक से a से a कट गया, हमारा बचा t 1/2 बराबर 2.303 अपॉन k, ठीक है मेरे भाई। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर क्या बचा? आपका केवल 2 बचा, केवल log 10 2। अब मेरे भाई अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आपको मेरे भाई एक चीज पता होगी कि जो आपका log 2 है, यहाँ लिख दे रहा हूं वैसे मैं, log 10 जो आपका 2 है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। याद रखना मेरे भाई, ये आपकी log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप रख दोगे, है ना। तो ये आपका t 1/2 बराबर 2.303 अपॉन k, इसकी वैल्यू क्या है? ये तो 0.3010। इन दोनों का मल्टीप्लाई अब यदि आप कर लेते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.693 और अपॉन में क्या चल रहा है? k, जो ही आपका होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। ओके मेरे भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, मैंने तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया एक एक चीज, कहीं कोई दिक्कत मैंने नहीं रहने दिया मेरे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल दिल से लाइक करो मेरे भाई, सभी लोग, सभी को आपको समझ में आ ही गया है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट लगाओ और कमेंट में मुझे बताओ कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशन बिल्कुल आपको देंगे, ठीक है। बट कंजूसी मत करो मेरे भाई, लाइक करो वीडियो को दिल से, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
थैंक यू वेरी मच।